स्वागत आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगला टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं कि कौन सा अगला टॉपिक। विविध मिसलेनियस है, पार्ट 1 है, 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो अगला टॉपिक हम मिसलेनियस में अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको आपका सॉल्व करके देखा जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीन आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तीनों ऑप्शन में सही राइट आंसर आपको चूज करना है या स्टेटमेंट कौन सा राइट है। पहला देखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीजें सही है। एक चीज को याद रखना, इट हेल्प इन इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है, व्याख्या करता है क्या, तो बिल्कुल व्याख्या में सहायक है क्या, तो बिल्कुल ये चीजें सही है। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी अमेंडमेंट बाई द पार्लियामेंट, तो ये चीजें गलत है। इसे संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर में इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपका मूल ढांचे में यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो पहला आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, ए इसका आंसर होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। पहले का आंसर एक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का बात किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर में आपका विदाउट इम्पैक्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है, संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या लिखा हुआ है, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था क्या, तो कैबिनेट मिशन योजना में याद रखना 1946 का मैटर है। कौन सा आपका 1946 का मैटर है। कैबिनेट मिशन योजना में ये बोला गया था कि ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि यहाँ पर भारत के लिए क्या होगा, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी, संविधान सभा बनाई जाएगी, तो ये चीजें सही आ जाएंगी। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अपनाया गया था क्या, एडल्ट सफरेज का बात किया गया था क्या, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये चीजें वयस्क मताधिकार नहीं प्रयोग किया गया था, इस चीज को याद रखना है। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में इसका बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में इसका बहिष्कार किया था। तो सही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 1 और 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यहाँ पर मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात करते हैं। कुछ अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों पर लागू होता है और अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। इन तीनों में चर्चा कर लेते हैं। पहला अगर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, पहला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, कुछ अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, ये चीजें बिल्कुल सही है। क्यों, तो आपको याद रखना है आर्टिकल अगर बात किया जाएगा, आर्टिकल अगर मैं बात करूंगा अनुच्छेद 15 का बात करूंगा, 16 का बात करूंगा, 19 का बात करूंगा, 29 का बात करूंगा, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे आर्टिकल है। 29 का बात करेंगे, 30, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको, इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं। तो ये चीजें तो आपको साफ साफ सही दिखाई दे रही है। अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों को लागू है क्या, तो मैंने यहाँ पर बताया कि ऐसे आर्टिकल्स ये हैं जो सिर्फ नागरिकों को, सिटीजन्स को मिला हुआ है, ये आपका नॉन सिटीजन्स को नहीं मिला हुआ, गैर नागरिकों को नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं आर्टिकल 21 का बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये नागरिकों के लिए होगा क्या, तो ये नहीं होगा, ये गैर नागरिकों के लिए भी होगा। तो ये चीजें गलत आ गई। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है, आपका याद रखना है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट का बात करते हैं। तो आर्टिकल 12 से 35 यानी कि अनुच्छेद आपका 12 से आपका 35 तक का जो मैटर है वो क्या किस में आता है, फंडामेंटल राइट में। और यहाँ पर बात किया गया आपका क्या 32 का, तो ये चीजें सही है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड किस में दिया हुआ है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकारों के निलंबन में के संबंध में यहाँ पर देखते हैं सही उत्तर क्या है। पहला अब बात किया आर्टिकल 359 का मैटर का बोलता है, तो आपको याद रखना है अगर आर्टिकल 359 का मैटर बोल रहे हैं तो आर्टिकल 359 का रिलेशन जो होता है आपका सस्पेंशन से है। किसका, आपका सस्पेंशन यानी कि निलंबन से है, और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, यानी कि मौलिक अधिकारों के निलंबन से रिलेटेड है आर्टिकल 359, ये मैटर सही आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 19 का बात करते हैं, स्वतः निलंबित हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये मैटर दिया हुआ है। अब इसमें बात करते हैं 359 का मैटर का रिलेशन किससे, सस्पेंशन से, और पूछा भी क्या है आपका, निलंबन का बात किया है। अगर आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित
हो जाता है। अगर ये बात करूं तो ये तो होता है, लेकिन ये जो मैटर है वो आर्टिकल किसका आपका 358 से रिलेटेड है। किससे? आपका अनुच्छेद 358 से रिलेटेड है कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। इसका रिलेशन अनुच्छेद 19 का रिलेशन कहीं भी आपका 359 से नहीं है, तो ये चीजें गलत आ गई। ठीक, अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये चीजें सही आ जाएंगी। तो सही ऑप्शन में 1 एंड 3 आएगा और इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका बी, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में आपको स्टेटमेंट दे दी गए हैं 3। इसमें हम देखते हैं कौन सा सही उत्तर होता है। यह न्यायालय में द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बोलता है दीज आर नॉट इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो डीपीएसपी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो डीपीएसपी का रिलेशन किससे आपका, कौन से पार्ट से आपका, कौन से पार्ट से, पार्ट 4 से है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक आर्टिकल ये कवर करता है, इस चीज को आपको याद रखना है। और दूसरा चीज ये इन्फोर्सेबल कोर्ट में नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट आपको सही दिखाई दे रहा है। दूसरा इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये भी राइट आंसर है। और ये संविधान के भाग किससे रिलेटेड है? आपका भाग 4 यानी कि पार्ट 4 से रिलेटेड है, ये भी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आपका डी इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। पहला समान कार्य और समान वेतन, बात करता है किसका? आपका समाजवादी राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का बात कर रहा है, समाज से जुड़ा हुआ बात करता है, समान कार्य और समान वेतन का बात करता है, ये चीजें सही है। आजीविका से रिलेटेड अगर बात करेगा तो आपको लाइवलीहुड से रिलेटेड ये चीज। ग्राम पंचायतों का गठन से रिलेटेड अगर बात करेगा तो ग्राम पंचायतों का गठन का रिलेशन इससे नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 2, ये आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? 7 बोलता है मूल कर्तव्य के संबंध में क्या सत्य है? तो क्या 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? बिल्कुल ये राइट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एड ऑन किया गया है, इस चीज को याद है। क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इस चीज को याद रखना है। यानी कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का बात किया गया है, मूल कर्तव्य का बात किया गया है, तो इससे रिलेटेड मैटर में, ठीक है, क्या आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज दे सकते हैं का बात होता है। तो इसमें याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड मैटर में ये इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल आएगा। तो क्या चीज आ जाएगा? ये चीजें गलत हो जाएगी, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर होता तो ये चीज सही होता। ये भाग 4 का ए में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो फंडामेंटल ड्यूटी का अगर मैं बात करता हूँ, मौलिक कर्तव्य का बात करता हूँ, तो 51 का ए। और ये पार्ट अगर भाग का बात करूंगा तो 4 का क्या आ जाएगा? आपका ए का मैटर आ जाएगा, यानी कि भाग 4 का और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 का ए का मैटर है। तो ये चीजें सही है। तो पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा का मैटर अगर बोलेगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका किस में चलेंगे? 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सही उत्तर है? अब यहाँ पर देखते हैं, अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज एडॉप्टेड। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, ये सिस्टम होता है, ये सही है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी होता है, एक चीज को याद रखना है। ठीक है, अगर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग का बात करता है, वोटिंग में मनोनीत सांसद मतदान में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस चीज को याद रखना है। केवल और केवल कौन करते हैं? आपके इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित जो सांसद होते हैं या सदस्य होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन गलत है, तो पहला और दूसरा यानी कि ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में क्या सही है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वीटो शक्ति पूर्ण है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर तो है, लेकिन एब्सोल्यूट वीटो पावर यानी कि पूर्णतः वीटो पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको किसी न किसी की सलाह लेनी पड़ती है।
तो यहीं पर ही याद रखना है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वीटो शक्ति पूर्ण है, एब्सोल्यूट इसके पास वीटो पावर है क्या? नहीं है, इस चीज को याद रखना है हम। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो पहला और तीसरा सही है, आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका बी इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए आंसर देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का मैटर आता है, अब देखते हैं प्रधानमंत्री के संबंध में, वह वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है क्या? रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है? बिल्कुल ये सही राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है, इस चीज को याद है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है क्या? ये चीजें गलत है। प्रधानमंत्री जो भी बनेगा पीएम, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, ये चीजें तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, ये चीजें गलत आ जाएगी। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाने वाला भी कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री खुद होता है, पीएम होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा यानी कि ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है आपका? ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है संसद के संबंध में भारत में द्विसदनीय संसद है? बिल्कुल है। बाई कैमरल सिस्टम है इंडिया में। बाई कैमरल सिस्टम कैसे हो गया? लोकसभा है और आपका राज्यसभा है। ठीक है, ये पार्लियामेंट में आते हैं। प्लस क्या आते हैं? प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति भी संसद का अंग है, बिल्कुल है। ये भी चीजें, राज्यसभा भंग की जा सकती है, ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस चीज को आपको याद रखना है। अपर हाउस भंग नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 लिखा हुआ संसद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 3 आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? भारत में द्विसदनीय संसद है, क्या बात करता है? बाई कैमरल सिस्टम है। तो बाई कैमरल सिस्टम तो यहाँ पर दिखाई देता ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा है और क्या आपका लोकसभा है। तो बाई कैमरल सिस्टम यहाँ पर दिखाई देता है, तो पहला ऑप्शन ये सही है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं तो राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट को अगर मान सकते हैं, तो ये आपका बात कर सकते हैं कि द पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा भंग की जा सकती है, डिसॉल्व की जा सकती है अगर बात करता है, तो आपको याद रखना है राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और परमानेंट हाउस कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत आ गया। सही ऑप्शन आपका दिखाई दिया पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका सी का आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? धन विधेयक यानी कि मनी बिल से रिलेटेड अगर मैटर आता है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है अगर बात करता है। तो यहाँ पर बात किया गया किसका? धन विधेयक का। धन विधेयक का संबंध जो होता है आर्टिकल, 2 आर्टिकल से है, आर्टिकल 109 और 110। इन दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं मनी बिल से है, आपको याद रखना है। मनी बिल, कौन सा मनी बिल होगा, इसके बारे में, किस बिल को हम मनी बिल बोलेंगे उसके बारे में 110 में बताया गया है। और मनी बिल से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स है 109 यानी कि 109 आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 109 का भी रिलेशन मनी बिल से, आर्टिकल नंबर 110 का भी रिलेशन मनी बिल से है। लेकिन मनी बिल, कौन सा मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल होगा, ये इसमें दिया गया है। और इससे रिलेटेड प्रोसीजर कि कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कहाँ पर लाया जाएगा इस बिल को, उसके बारे में 109 में बताया गया है। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है? ये बिल्कुल सही है। इस चीज को आपको याद रखना, इंट्रोड्यूस अगर करना है तो पहला मनी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? आपका लोकसभा में। राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है, ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। प्रीयर अप्रूवल का बात करता है, आपका पूर्वानुमति का बात करता है, तो ये चीजें सही है। आंसर आ जाएगा पहला और जो तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो चीज सही है। इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का मैं बात करता हूँ। 13 का बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर मैं, यह संविधान का संरक्षक, इट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ये राइट है। ठीक है, इट हैज द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू का बात करता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर जुडिशरी के पास होता है। बिल्कुल ये सही चीज है। इट्स जज आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, और ये भी बिल्कुल राइट है। तो तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? डी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं किसमें? 14 में चलते हैं।
14 बोलता है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड अगर बात करेंगे द करेक्ट आंसर को आपको बताना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या जुडिशियल रिव्यू पार्ट है? संसद इसे समाप्त कर सकती है। पार्लियामेंट कैन बी एबोलिश। इसका आधार अनुच्छेद 13। चलिए, जुडिशियल रिव्यू का अगर बात हुआ, जुडिशियल रिव्यू का रिलेशन अगर बात करेंगे तो रिलेशन दिखाई देता है कौन सा अनुच्छेद से, तो कौन सा अनुच्छेद से? अनुच्छेद 13 से दिखाई देता है पहला चीज़ है। तो पहला चीज़ ये चीज़ें सही आ गई। दूसरा चीज़ बोलता है इसका रिलेशन अगर आर्टिकल 13 से है तो जुडिशियल रिव्यू का रिलेशन बेसिक स्ट्रक्चर से भी है। किससे? आपका बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे से भी है। इस चीज़ को आपको याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है। आ गया? तो ये भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है सही। संसद इसे समाप्त कर सकती है अगर ये बात करता है तो जब इसका रिलेशन जुडिशियल रिव्यू का रिलेशन अगर बात करता है तो ये वाला जो मैटर दिखाई दे रहा है पार्लियामेंट कैन नॉट एबोलिश यानी कि एबोलिश नहीं कर सकती, इस चीज़ को याद रखें, ये चीज़ें गलत है। तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो चीज़ें सही आएगी। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है क्या? द एलिमेंट्स ऑफ द फेडरलिज्म इंक्लूडेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेपरेशन ऑफ पावर सिंगल सिटीजनशिप। तो बात किया गया किसका? आपका फेडरलिज्म का बात किया गया। फेडरलिज्म का बात किया जाएगा तो कौन से आपका कॉन्सेप्ट में याद रखना है। अगर मैं बात करूंगा सेपरेशन ऑफ पावर का तो सेपरेशन ऑफ पावर फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में आता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है। बट अगर मैं बात करूंगा सिंगल सिटीजनशिप का, अगर मैं बात करता हूँ एकल नागरिकता का अगर मैं बात करता हूँ तो ये मैटर इसमें नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। पहला और दूसरा यानी कि आंसर आ जाएगा कौन सा? ए इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, इसी में बात करते हैं। बात किया गया है कि इसमें भारत संघीय व्यवस्था के संबंध में क्या चीज़ है, क्या चीज़ सही है। तो आपको याद रखना है भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिजिड भी है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई देती है, विशेषताएं दिखाई देती है, रिजिड का भी है और आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई देती है। तो पहली चीज़ ये चीज़ आए। अब अगर मैं रेसिडुअल पावर का बात करता हूँ तो रेसिडुअल पावर आपको याद रखना है सेंट्रल के पास है, यूनियन के पास है। ये भी चीज़ें सही आ जाएंगे। राज्यों को पृथक संविधान प्राप्त है, ये चीज़ें गलत है क्योंकि भारत का एक ही संविधान है और पूरे राज्य में भारत में लागू है। एक चीज़ को याद रखना है कि ये चीज़ें गलत है। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा उत्तर सही है? संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अगर बात करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रिलेशन 368 से है, आर्टिकल 368 से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड अगर बात करता है तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन करूं, अमेंडमेंट करूं, संवैधानिक संशोधन करूं तो उसके लिए मेरे को चाहिए क्या? मेजॉरिटी। क्या चाहिए आपको? मेजॉरिटी यानी कि बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। और बहुमत के प्रकार में अगर टाइप्स बोलेंगे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्डिनरी साधारण बहुमत का बात करेंगे, विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, कंप्लीट आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का बात करता है, पूर्ण बहुमत का बात करता है, तो वैसी मेजॉरिटी चाहिए आपको। अब देखते हैं क्या इसका संबंध आर्टिकल से, तो बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया। सभी संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करना है तो आपका मेजॉरिटी या मेजॉरिटी का जो टाइप्स है वो बहुत सारा आपका टाइप यूज हो सकता है इसमें। यहाँ पर कहा गया कि सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी लगती है क्या? तो ये चीज़ गलत आएगा। सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी के अलावा भी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी यानी इसकी साधारण बहुमत से भी संशोधन हो सकते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना। तो ये चीज़ गलत हो जाए। कुछ संशोधन में राज्यों की सहमति आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है, राज्यों की सहमति भी चाहिए। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका? इसका आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? मूल ढांचे के संदर्भ में क्या है? इसका संबंध केशव भारती वाद में प्रतिपादित किया गया था, ये ऑप्शन सही आ जाएगा। संसद मूल ढांचे को संशोधित कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। मूल ढांचे के अलावा मूल ढांचों में कोई भी प्रभाव ना पड़े, इम्पैक्ट ना पड़े, बाकी मैटर में संशोधन किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन इसका भाग है, बिल्कुल ये भाग है। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, तो आंसर आ जाएगा कौन सा आपका? ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी के संबंध में 3 आपके स्टेटमेंट दिए। यह युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं बात कर रहे हैं किसका? नेशनल इमरजेंसी।
आर्टिकल नंबर क्या आ जाएगा आपका 352, और इसमें 3 कंडीशन बनता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन का केस में अब नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरा, इसे अनुच्छेद 352 ये 352 के तहत घोषित किया गया है, बिल्कुल ये से डिक्लेयर किया जाता है, ये भी सही है। इससे संघीय ढांचा पूर्णतः समाप्त हो जाता है, फेडरल जो सिस्टम होता है वो सस्पेंड हो जाता है, ये चीजें गलत है, फेडरल सिस्टम सस्पेंड नहीं होता, इस चीज को याद रखना है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो सही इसका राइट आंसर होगा आपका ए, 1 and 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2019 का आंसर देख लेते हैं, ए इसका ऑप्शन राइट होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में क्या सही है। राष्ट्रपति शासन यानी कि आपका प्रेसिडेंट रूल का बात करता है। प्रेसिडेंट रूल का अगर बात करेगा तो प्रेसिडेंट रूल को आर्टिकल 356 का रिलेशन है, याद रखना आर्टिकल 356 पहला ऑप्शन दिया के तहत लगाया जाता है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ये न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं हो सकता, तो बिल्कुल याद रखना इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो ये ऑप्शन गलत आ रहा है। या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है, तो स्टेट की जब मशीनरी काम नहीं कर पाती है तब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है। वित्त आयोग का जब भी बात होगा आपके आर्टिकल याद रखना है, कौन सा आपका 280 में बात करता है। वित्त आयोग का गठन का फॉर्मेशन का अगर बात किया जाएगा तो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, इस चीज़ को याद रखना है। कितने साल के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर के लिए किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो आपको याद, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल सही है, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, ये भी सही है। या एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल आपका बॉडी है, क्यों है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाया गया आर्टिकल किस में मेंशन है, 280 यानी कि 280 में ये मेंशन है। इसका काम क्या होता है, ये केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में करों का क्या करता है, बंटवारा करता है। करों का क्या करेगा, बंटवारा करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करता है टैक्स का। टैक्स से रिलेटेड मैटर में, सेंटर और स्टेट के मैटर में अगर बात किया जाएगा तो आंसर क्या दिखाई देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का बात करते हैं। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले लिखा हुआ है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो पहले चीज आपको याद रखना है, कैग के बारे में अगर बात करेगा, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का अगर बात करता है तो आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल आ जाएगा 148, 148 आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है, इसके कर्तव्य, इसके ड्यूटी के बारे में बताया गया है, इसके पद के बारे में बताया गया है। तो कैग का अगर बात करेंगे तो कैग को जो अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट होते हैं। तो पहला चीज दिख रहा है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। दूसरा, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट बोलता है, तो ये भी बात सही है, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका कार्यकाल संविधान में निर्धारित किया गया है और संविधान के द्वारा इसका फिक्स टेन्योर होता है, ये भी चीजों को आपको याद रखना है। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, सही है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका डी ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 इज राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या चीज बोला गया, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या चीज बताया गया, तो यहाँ पर देखते हैं, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, बोलता है इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, बोलता है इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तीसरा ऑप्शन, यह केवल लोकसभा चुनाव कराता है। अब चलते हैं हम निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग का बात करते हैं, या इलेक्शन कमीशन का बात करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन एक तो याद रखना है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्या आता है, आपका बॉडी आएगा, क्योंकि संविधान में इसके बारे में उल्लेख है, मेंशन है इसका। दूसरा चीज क्या होता है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है, क्योंकि एक आपका निर्वाचन आयोग के कोई ना कोई एक अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे, यानी कि आपके चेयरपर्सन होंगे और मेंबर्स होंगे, तो ये पहली बात सही दिखाई दे रही है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इनके जो मेंबर्स रहते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, ये बिल्कुल सही है, सत्य बात है, इस चीज को याद रखना है। और तीसरा, यह केवल लोकसभा का चुनाव कराता है, तो यह केवल लोकसभा का चुनाव ओनली लिखा हुआ है, इट कंडक्ट ओनली द लोकसभा इलेक्शन, तो ये बातें गलत है। अगर मैं बोलता हूं कि लोकसभा का इलेक्शन का अगर बात करूंगा, ठीक है, और बात करेंगे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन का अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर जो होता है निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है चुनाव करवाने की, तो ये बातें गलत है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 आंसर सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1 और 2, ये राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते इसी में बात करते हैं।
आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, दिखा है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है, यूपीएससी के बारे में बात करता है। यूपीएससी में क्या क्या चीजें दिया हुआ है, मेंशन है, ये चीज को हम देखते हैं। इसके परामर्श बाध्यकारी होते हैं। पहला, इट रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग सॉरी। अब अगर यूपीएससी का बात करते हैं, यूपीएससी कोई रिकमेंडेशन देता है यानी कि सिफारिशें करता है, सिफारिशें अगर करेगा तो वो सिफारिशें गवर्नमेंट को मानना नहीं मानना वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर। यानी कि ये जो रिकमेंडेशन है वो इसके लिए बाइंडिंग नहीं है, इस चीज को याद रखना है, गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी के बारे में संविधान में मेंशन है, उल्लेख है, तो ये चीजें सही है। इसके सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, ये भी बात सही है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर देखते हुए क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का बात करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अगर बात करते हैं तो तीन ऑप्शन दिए, तीन आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट को देखते जाते हैं। पहले हम बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं की अगर बात करते हैं, इंस्टीट्यूट का बात करते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध आपको याद रखना दो चीजों से है आपका। अगर मैं आपका भाग बोलूंगा, भाग यानी कि पार्ट अगर 9 बोलूंगा, ठीक है, भाग 9 किसका, आपका संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 9 का संबंध किससे है, तो पंचायती राज संस्थाओं से है। और भाग 9 का याद रखना है, अनुच्छेद अगर बोलेगा 243 से 243 के ए से ओ तक का जो आ जाएगा, ए से ओ तक का जो आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ 243 का वो आपका रिलेट करता है किससे, पीआरआई से, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट से रिलेट करता है। दूसरा चीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूट या पंचायती राज संस्थाओं का और कहाँ पर रिलेशन दिखाई देगा, तो आपको याद रखना है शेड्यूल में। शेड्यूल दैट मीन्स क्या, अनुसूची में। अनुसूची कौन सा, आपका 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची का संबंध जो होता है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 से है। अब ये 3 से 4 चीजें हमने बताई है यहाँ पर देखते हैं आप ऑप्शन में। पहला, इन्हें 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला है, बिल्कुल ये चीजें सही आ जाएगी। इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में है, 11th शेड्यूल में हमने बताया था, ये भी चीज सही है। यह राज्य सूची का विषय है। अब अगर बात करेंगे तो ये पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा, आपका स्टेट लिस्ट का मैटर है, ये बिल्कुल 100% सही है। तो तीनों ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है देखते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपका कौन सा, 1 2 3। तो ये इसका आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। क्लियर हो गया, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, डी आंसर है 25 का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 26 में, और 26 में देखते हैं नगर पालिकाओं के संबंध में इन कथनों में कौन सा कथन सही है, बात करते हैं। आप बात कर रहे हैं नगर पालिका का, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज का बात करते हैं। नगर पालिका का रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है, पार्ट संविधान के पार्ट 9A से रिलेट करता है। 9A में 243 को याद रखना है, ठीक है, कहाँ से, पी से जेड जी तक आएगा, मैटर का आ जाएगा, इसका रिलेशन किससे आ जाएगा, म्यूनसिपालिटी से आ जाएगा। पार्ट 9 का ए का मैटर आया, पार्ट 9 का ए का मैटर आया। और अब अगर मैं शेड्यूल का बात करूंगा, शेड्यूल का बात करूंगा, अनुसूची का बात करूंगा, तो अनुसूची कौन सा, आपका 12वीं अनुसूची का बात होता है। और इस 12वीं अनुसूची के साथ साथ इस चीज को याद रखना है, ये कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ये आपका 74वें संविधान संशोधन से रिलेट करता है। और दूसरा चीज इसमें याद रखना है, ये भी स्टेट लिस्ट का मैटर का है, स्टेट लिस्ट मैटर का, यानी कि राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय होगा। अब इतनी सारी चीजों को देखे हैं, अब यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं कि इन्हें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। इससे संबंधित विषय 12वीं अनुसूची में है, 12वीं 12th शेड्यूल में है, बिल्कुल सही है। ये संघ सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय नहीं है, ये गलत है। ये कहाँ कहा जाएगा, आपका राज्य सूची का बोला जा सकता है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 1 2 यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, देखते हैं। राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है, राज्यपाल का बात करता है। अब राज्यपाल के संबंध में 3 स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, तो राज्यपाल का बात करते हैं। राज्यपाल का अगर बात करते हैं तो राज्यपाल की हम बात करते हैं नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है। ये पद कैसा है,
पद ये है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाला पद है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है राज्यपाल। राज्यपाल का अगर जनरली अगर टेन्योर बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि 5 साल होता है, बट ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का ये आपका पोस्ट होता है, प्रसाद पर्यंत का पद होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी टाइम में हटा सकता है। ठीक है, आगे समझ में। राष्ट्रपति के अब राज्यपाल के संबंध में, एक राज्यपाल राज्य का एक प्रमुख होता है, लेकिन ये आपका वास्तविक प्रमुख ना नहीं होता, वास्तविक कार्यपालिका नहीं होती। वास्तविक ये कार्यपालिका अगर कब बात करता है तो ये किसके पास होगी, मुख्यमंत्री के पास होगी, चीफ मिनिस्टर के पास, सीएम के पास होगी। इस चीज को आपको याद रखना। ये ऑप्शन गलत है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये ऑप्शन सही है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो सही दिखाई दे रहा है वो पहला और तीसरा है, पहला और तीसरा ए आंसर होगा इसका। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसी में आंसर देखते हुए। ए आंसर हो गया। 28 में चलते हैं। 28 क्या बोलता है, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, मुख्यमंत्री के संबंध में। वह राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ये राइट आंसर है। वह राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। वह ही इज द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। ये चीजें गलत है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा विधानसभा के लिए। जैसे कि आपका सेंट्रल लेवल पर अगर बात करते हैं तो सीईओ हम सामूहिक रूप से कलेक्टिव रूप से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी किसके लिए, आपका लोकसभा के लिए होती है। वैसे ही तो ये ऑप्शन गलत आ जाएगा। वह राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर बात करते हैं वह राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, तो ये भी चीजें गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली का बात किया गया है, और स्टेट लेजिस्लेचर में बात कर सकते हैं, यानी सीएम का बात करेंगे तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर हो सकता है, यानी कि विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, ये बात उठती है। तो ये पर्टिकुलर अगर इसको देखा जाए तो वह राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, तो मैंडेटरी ये चीजें नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ एक ही चीज सही दिखाई दे रहा है, केवल एक। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, केवल ए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है रिगार्डिंग द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के संबंध में क्या चीज है, पहला हाई कोर्ट का अगर बात करेंगे, हाई कोर्ट का अगर बात करते हैं सॉरी तो हाई कोर्ट जो होता है रिट जारी करता है। क्या जारी करता है, रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा इसके न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त होती है। तो अगर जुडिशियल रिव्यू, तो पर्टिकुलर अगर हाई कोर्ट का बात करूंगा तो जुडिशियल रिव्यू का जो आपका पावर है, या हाँ पावर है जो हाई कोर्ट के पास खुद का रहता है, वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का पावर रहता है, कोर्ट के पास होता है। तो ये चीजें गलत आ जाएगी, ये चीजें सही हैं। इसके न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ये चीजें सही हैं। 1 और 3 सही है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कौन सा आपका, 1 और 3 का बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी आंसर इसका होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का बात करता है कि न्यायाधीशों के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो एक चीज को याद रखना, महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब बात ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि ये महाभियोग की प्रक्रिया प्रॉपर प्रक्रिया अगर बोला जाएगा तो इनके लिए ना होकर किसके लिए होती है, राष्ट्रपति के लिए होती है। इस चीज को आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के लिए होती है, प्रेसिडेंट के लिए होती है, ठीक है। महाभियोग का प्रक्रिया, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है, तो ये जो महाभियोग है वो न्यायिक महाभियोग बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, न्यायिक महाभियोग, या बोला जा सकता है, या महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्या बोला जाएगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। प्रॉपर महाभियोग प्रक्रिया का अगर बात होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है, उनका वेतन संसद के द्वारा घटाया जा सकता है। तो ये चीजें गलत है, संसद के द्वारा नहीं घटा, वे 65 वर्ष की आयु तक पद बने रहते हैं। ये चीजें सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। देखते हैं ऑप्शन में पहला और तीसरा कहाँ है। तो पहला और तीसरा दिखाई दे रहा है आपको पहला ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, पहला और तीसरा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा, ठीक है। चलिए